कोलकाता में आईपैक दफ्तर पर हुई ईडी रेड अब ममता बनर्जी सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और वहां से ममता सरकार को एक कड़ा संदेश भी मिल गया। ईडी ने कोर्ट में आरोप लगाया कि ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस ने एजेंसी की जांच में दखल दी और ईडी अफसरों पर एफआईआर दर्ज कराकर दबाव बनाने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए ईडी अधिकारियों पर दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने साफ कहा कि जांच एजेंसी के काम में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। यह टिप्पणी सीधे सीधे ममता सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। अब सवाल यह है कि जब सब कुछ साफ है तो जांच से डर क्यों? क्या ममता सरकार किसी को बचाने की कोशिश कर रही है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता। चलिए पूरा मामला समझते हैं। देखिए, इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस पीके मिश्रा ने आदेश दिया कि ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर अगली सुनवाई तक स्थगित रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रतिवादी सीसीटीवी फुटेज और सर्च की रिकॉर्डिंग वाले दूसरे स्टोरेज डिवाइस को सुरक्षित रखें। सीनियर एडवोकेट अभिषेक सिंघवी ने अनुरोध किया कि जांच बिना किसी दबाव के आगे बढ़े और अगर स्टे जारी रहता है तो आवेदन करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। कोर्ट ने जवाब दिया कि आदेश जल्दी पास किया जा सकता था, लेकिन विस्तृत दलीलों और इस तथ्य को देखते हुए कि कार्यवाही का व्यापक रूप से टेलीकास्ट किया जा रहा है, सभी दलीलों को विस्तार से रिकॉर्ड करना महत्वपूर्ण था। अब आपको बताते हैं कि ईडी ने ममता सरकार पर क्या आरोप लगाया है। देखिए, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ईडी की ओर से पैरवी करते हुए अदालत में दावा किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य पुलिस के साथ मिलकर जांच के दौरान साक्ष्यों की चोरी की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ममता ने ईडी के एक अधिकारी का फोन भी ले लिया था। ईडी का आरोप है कि छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री खुद मौके पर पहुंची और जांच अधिकारियों के लैपटॉप, जरूरी दस्तावेज और मोबाइल फोन जबरन छीन लिए। इस घटना को लेकर ईडी ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार और कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा को तुरंत निलंबित करने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की बात सुनने के बाद कहा कि यह याचिका ईडी और दूसरी केंद्रीय एजेंसियों की जांच और राज्य अधिकारियों द्वारा कथित दखल के बारे में एक गंभीर मुद्दा उठाती है। कोर्ट ने जोर दिया कि कानून का राज बनाए रखने और हर एजेंसी को आजादी से काम करने देने के लिए इस मामले की जांच होनी चाहिए, जिससे यह पक्का हो सके कि किसी भी राज्य की सुरक्षा की आड़ में अपराधियों को बचाया ना जाए। बेंच ने कहा कि इसमें कानून के बड़े सवाल शामिल हैं और उन्हें बिना सुलझाए छोड़ने से स्थिति और खराब हो सकती है, जिससे एक या ज्यादा राज्यों में अराजकता फैल सकती है। कोर्ट ने यह भी जोर दिया कि किसी भी एजेंसी को चुनाव के काम में दखल देने का अधिकार नहीं है, लेकिन जब कोई केंद्रीय एजेंसी किसी गंभीर अपराध की जांच के लिए ईमानदारी से काम कर रही हो तो पार्टी के काम की आड़ में गतिविधियों को उसकी शक्तियों में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि 3 दिनों के अंदर जवाब दाखिल किया जाए। ईडी की तरफ से दी गई दलीलों में कहा गया कि राज्य की मशीनरी का इस्तेमाल केंद्रीय एजेंसियों के कामकाज में बाधा डालने के लिए एक पैटर्न की तरह किया जा रहा है। कोर्ट अब इस मामले में संवैधानिक मर्यादाओं और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा कर रही है। अब आपको बताते हैं कि क्या ममता बनर्जी जेल जा सकती हैं। कानून के जानकारों की माने तो इस पूरे मामले में ईडी का पलड़ा पूरी तरह से भारी है। जानकारों का मानना है कि ईडी के पास पीएमएलए की धारा 67 का कवच है। बंगाल पुलिस जब तक यह साबित नहीं कर देती कि ईडी अफसर ने अपने निजी फायदे के लिए यह कार्रवाई कथित रूप से फाइलों और दस्तावेजों की चोरी की है, तब तक जांच के नाम पर दस्तावेज ले जाना अपराध की श्रेणी में लाना लगभग नामुमकिन है। ईडी के किसी अफसर की गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ईडी अगर यह साबित कर दे कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फाइल लेकर छापेमारी स्थल से गई हैं, वो जांच में कितनी अहम है, तो ममता बनर्जी चुटकी बजाते ही गिरफ्तार हो सकती हैं।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बात के हालिया उदाहरण हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की दलीलें रिकॉर्ड की, जिसमें कहा गया कि जब ईडी के अधिकारी आईपैक ऑफिस में रेड कर रहे थे, तब कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और बाद में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पीएमएलए सर्च में दखल ना देने के साफ अनुरोध के बावजूद परिसर में घुस गए। ईडी ने कहा कि यह कोई अकेली घटना नहीं थी और सीबीआई जांच के दौरान एक पिछले मामले का हवाला दिया, जिसमें केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जा रहे परिसरों में दखल देने का एक पैटर्न दिखाई दिया। यह भी बताया गया कि ईडी द्वारा इकट्ठे किए गए सबूतों को गैर कानूनी तरीके से ले जाया गया और पश्चिम बंगाल पुलिस ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एसजी ने कहा कि इस तरह के दखल से केंद्रीय एजेंसियों के लिए बड़े घोटालों से जुड़े मामलों की जांच करना मुश्किल हो जाता है। ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया कि जब यह मामला कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर किया गया तो तृणमूल लीगल सेल ने कथित तौर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर समर्थकों को कोर्ट में इकट्ठा होने का निर्देश दिया, जिससे कार्यवाही में और बाधा आई। आप खुद सोचिए, अगर सब कुछ कानून के दायरे में था तो ईडी की रेड से इतनी घबराहट क्यों हो गई? अगर कोई गड़बड़ी नहीं थी तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खुद मौके पर पहुंचने की जरूरत क्यों पड़ी भाई? और अगर जांच में दखल नहीं दी गई तो ईडी अफसरों पर एफआईआर दर्ज कराने की इतनी हड़बड़ी क्यों दिखाई गई? आज ममता बनर्जी खुद को संघीय ढांचे की ढाल में छिपाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सत्ता कानून से ऊपर नहीं हो सकती। जांच एजेंसी का लैपटॉप, फाइलें और मोबाइल उठाने का अधिकार अगर मुख्यमंत्री को है तो फिर कानून किसके लिए है? अब यह मामला सिर्फ ईडी की छापेमारी का नहीं रहा, यह सत्ता के अहंकार बनाम कानून के राज की लड़ाई बन चुका है। और अगर ईडी यह साबित कर देता है कि जांच से जुड़ी फाइल जबरन हटाई गई तो ममता बनर्जी के लिए यह सिर्फ राजनीतिक संकट नहीं होगा, बल्कि एक कानूनी तूफान बन सकता है। क्योंकि जिस हिसाब से बंगाल में सब कुछ हो रहा है, उससे ऐसा ही लगता है कि बंगाल में कानून सत्ता से इजाजत लेकर चलता है। ममता बनर्जी ने कहा कार्रवाई तो भैया कार्रवाई हो गई, कहा छोड़ दो तो छोड़ दिया। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।